नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं राजस्थान के आज के इतिहास के स्रोत के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के अंदर पाए जाने वाले शिलालेख और प्रशस्तियों के बारे में। शिलालेख क्या होती है और प्रशस्तियाँ क्या होती है, आज हम इनके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के हमारे राजस्थान के प्रमुख शिलालेखों के बारे में अध्ययन करेंगे। पत्थर की शिलाओं, दीवारों व स्तंभों आदि पर किसी भी प्रकार की जानकारी लिखी हुई जो हमें मिलती है उसको शिलालेख या फिर अभिलेख के रूप में हम जानते हैं साथियों। शिलालेख और अभिलेख के बारे में हम इनको जानते हैं। उसके बाद प्रशस्ति की बात की जाए तो जब किसी शिलालेख पे किसी शासक की उपलब्धि का यशोगान मिलता हो तो उसे प्रशस्ति कहा जाता है। और भारत में पहली बार शिलालेख ईरानी राजा दारा प्रथम की है। वो प्रेरणा से महान मौर्य शासक अशोक ने लगाए थे और अशोक के शिलालेख है वो एकाश्म थे, यानी एक से अधिक या फिर 100 से अधिक इनके शिलालेख हमें मिलते हैं। अशोक के शिलालेखों में 4 लिपियां मुख्य थी, जिसमें ब्राह्मी, ख्रोष्ट, अरेमाइक और यूनानी शामिल थे। और इनका जो अध्ययन होता है अभिलेखों का, उनको हम एपिग्राफिक के नाम से जानते हैं साथियों। आइए बात करते हैं उसके बाद में कि किस प्रकार के शिलालेख है वो हमें मिलते हैं और कौन कौन सी जगह पे हमें शिलालेख है वो प्राप्त होते हैं साथियों। उसके बाद में भारत में संस्कृत भाषा का जो प्रथम अभिलेख है वो शक शासक रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख गुजरात के अंदर हमें प्राप्त हुआ था। सर्वप्रथम गुजरात के अंदर हमें रुद्रदामन का जो अभिलेख है वो प्राप्त होता है। और राजस्थान के प्रारंभिक शिलालेख है वो संस्कृत भाषा में हमें मिलते हैं, जबकि मध्यकालीन शिलालेखों की भाषा है वो संस्कृत, फारसी और उर्दू के रूप में हमें सामने आती है। उसके बाद में मुख्य रूप से यहाँ पे संस्कृत, फारसी, उर्दू और राजस्थानी भाषा के शिलालेख हमें प्राप्त होते हैं। और शिलालेखों में वर्णित घटनाओं के आधार पे हमें तिथि क्रम निर्धारित कर सकते हैं या फिर उनकी जो दिनांक है उसको हम ज्ञान हम कर सकते हैं साथियों। बहुत से शिलालेख थे जो राजस्थान के विभिन्न शासकों और दिल्ली के सुल्तानों तथा मुगल सम्राटों के राजनीतिक तथा सांस्कृतिक संबंधों पे प्रकाश डालते हैं। तो राजस्थान के जो भी राजा थे या फिर उनके बीच में जो आपसी संबंध हुआ करते थे उनके बारे में हमें जानकारी जो प्राप्त होती है हमें इन्हीं शिलालेखों के आधार पे हम प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले हमें एक शिलालेख मिलता है जो कि बड़ली गांव का शिलालेख है और जो कि 443 ईस्वी का हमें ये शिलालेख मिलता है। यह शिलालेख है वो केकड़ी जिले के बड़ली गांव के अंदर भिनाई क्षेत्र के अंदर हमें मिलता है और भिलोत माता मंदिर के एक स्तंभ के टुकड़े से प्राप्त हुआ है। यह राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख है और इसकी लिपि है वो ब्राह्मी लिपि हमें मिलती है। और खंडित अवस्था में यह शिलालेख राजस्थान के एक प्रसिद्ध इतिहासकार हुए हैं डॉक्टर G.H. ओझा को 1912 ईस्वी में यह मिलता है। और वर्तमान में इसको अजमेर संग्रहालय के अंदर रखवाया गया है। तो वर्तमान में इसको कहाँ पे रखवाया गया है साथियों? अजमेर के संग्रहालय के अंदर लिखाया गया है। और भारत का दूसरा पुराना अभिलेख है वो माना जाता है। तो भारत का दूसरा और पुराना अभिलेख है वो किसको माना जाता है? बड़ली के अभिलेख को माना जाता है। आइए बात करते हैं उसके बाद में आगे। उसके बाद में साथियों हम बात करते हैं, एक शिलालेख हमें अन्य मिलता है जो कि अशोक के शिलालेख से संबंधित है। और मौर्य सम्राट अशोक ने 250 ईस्वी पूर्व के ये दोनों शिलालेख विराटनगर की पहाड़ी जो कोटपुतली बहरोड के अंदर जो पहाड़ी है उस पहाड़ी से हमें ये प्राप्त होते हैं। और इनके अंदर पहला है बाबरू शिलालेख और दूसरा है विराट का शिलालेख। आइए इन शिलालेखों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि किस प्रकार की जानकारी है वो हमें यहाँ से मिलती है। सबसे पहले हम बात करेंगे भाब्रू का जो शिलालेख है उसके बारे में, किस जगह से हमें प्राप्त होता है और किस प्रकार की जानकारी है वो हमें इतिहास के अंदर हमें मिलती है। तो आइए बात करते हैं। बीजक की पहाड़ी के ऊपर विराट और विराटनगर के अंदर यह शिलालेख कैप्टन बरट को 1837 ईस्वी के अंदर मिलता है। 1837 ईस्वी के अंदर है वो इसको प्राप्त किया गया था। 1837 ईस्वी में इसको प्राप्त किया गया था। और भाब्रू नामक एक क्षेत्र है जो कि विराट से लगभग 12 किलोमीटर दूर पे स्थित है। और लेकिन कैप्टन बर्ट ने इसे भ्रमवश इसे भाब्रू शिलालेख है वो नाम दे दिया साथियों। इसकी भाषा की बात की जाए तो भाषा है वो प्राकृत व लिपि इसकी कौन सी मिलती है? ब्राह्मणी लिपि मिलती है। और इस अभिलेख में सम्राट अशोक द्वारा वरदधम और संघ में आस्था प्रकट की गई इस अभिलेख से हमें ये मुख्य जानकारी है वो प्राप्त होती है साथियों। आइए उसके बाद में हम बात करते हैं इस लेख के अंदर हमें अन्य किस प्रकार की जानकारी है जो हमें प्राप्त होती है। उसके बाद में
यहाँ पे अशोक के बौद्ध धर्म के अनुयायी होने का जो हमें साक्ष्य मिलता है वो यहीं से हमें प्राप्त होता है। बौद्ध धर्म का अनुयायी होने अशोक का जो हमें साक्ष्य मिलता है या प्रमाण मिलता है वो इसी से मिलता है, और इसके साथ ही हमें राजस्थान के इस प्रदेश में मौर्य शासन के होने का प्रमाण है वो प्राप्त होता है साथियों। उसके बाद में हम बात करते हैं बेराट के शिलालेख के बारे में। बेराट का शिलालेख है वो हमें कहाँ पे मिलता है और किस प्रकार की इतिहास के अंदर हमें जानकारियाँ मिलती है, तो आइए बात करते हैं बेराट के शिलालेख के बारे में। बेराट से प्राप्त यह शिलालेख भीम डूंगरी की तलहटी से एक चट्टान पे उत्कीर्ण है, और इसे लघु शिलालेख की खोज है वो पुरातत्ववेत्ता कलाइल ने 1871 और 72 ईस्वी के अंदर इसकी खोज की थी, और इसकी भाषा है वो प्राकृत है, और लिपि की बात की जाए तो ब्राह्मणी लिपि इसके अंदर लिखी हुई है। उसके बाद में यह शिलालेख है अशोक के रूपनाथ और सहस्राम अभिलेखों की प्रतिलिपि है, और इस समय के प्रभाव के कारण यह शिलालेख इतना घिस गया है कि इसे पढ़ा भी नहीं जा सकता है साथियों। अधिक या फिर इसका ज़्यादा समय होने के कारण इसके ऊपर जो लिपि लिखी हुई है उसको पढ़ने में दिक्कत होती है, तो इसी कारण है इसको पढ़ा नहीं जाता है साथियों। आइए बात करते हैं उसके बाद में नगरी का लेख हमें मिलता है साथियों 200 ईस्वी से 150 ईसा पूर्व के अंदर, और किस प्रकार की जानकारी हमें इस लेख के माध्यम से मिलती है उसके बारे में बात करते हैं। नगरी का लेख है साथियों वो 200 ईस्वी से 150 ईसा पूर्व का है, और यह एक लेख है वो खंड लेख है जो कि मूल लेख का दाहिना भाग है। यह लेख डॉक्टर ओझा की नगरी चित्तौड़गढ़ नामक स्थान पे इसको प्राप्त किया गया है, और जिसे ओझा ने उदयपुर संग्रहालय के अंदर रखवा दिया था साथियों। इसमें दो पंक्तियों में बहुत कम अक्षर दिखाई देते हैं, और इसकी लिपि की बात की जाए तो गोसुंडी के लेख की लिपि से मिलती जुलती इसकी लिपि है, और इसको पढ़ा नहीं जा सकता है। उसके बाद बात करते हैं गोसुंडी का जो शिलालेख है उसके बारे में किस प्रकार की जानकारियां हमें मिलती है, तो आइए बात करते हैं द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व का गोसुंडी का शिलालेख। चित्तौड़गढ़ से 7 मील दूर पर गोसुंडी गांव के अंदर कई शिलालेखों में टूटा हुआ प्राप्त हुआ है, और इस लेख की भाषा है वो संस्कृत है, और लिपि की बात की जाए तो ब्राह्मी लिपि है। तो लगभग ज़्यादातर अपने जो पीछे बात की थी साथियों बड़ली गांव का जो शिलालेख हमें प्राप्त हुआ, और अशोक का जो शिलालेख प्राप्त हुआ है जिसके अंदर भाब्रू और बेराट शामिल है, उनके अंदर ज़्यादातर प्राकृतिक भाषा और लिपि है वो ब्राह्मण ही हमें प्राप्त होती है। इस लेख के अंदर वर्णित है उसमें गजवंश के पराशरी के पुत्र सर्वतात ने यहाँ अश्वमेध यज्ञ करवाया था, और एक संकर्षण और वासुदेव द्वारा पूजा ग्रह के चारों ओर पत्थर की चार दीवारी बनाने का जो उल्लेख हमें मिलता है वो यहीं से प्राप्त होता है साथियों। उसके बाद में द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व की यदि बात की जाए साथियों तो वहाँ पे भागवत धर्म का प्रचार और अन्य प्रकार की जो रीति रिवाजें या फिर संस्कृति के जो बेजोड़ हमें मिलते हैं उनकी बात हम इसी ग्रंथ के अंदर या फिर इसी लेख के अंदर हम कर सकते हैं। तो इसके अंदर द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में भागवत धर्म का प्रचार, संकर्षण और वासुदेव की मान्यता और अश्वमेध यज्ञ के जो प्रचलन आदि का वर्णन जो हमें प्राप्त होता है वो नगरी के लेख से या फिर गोसुंडी के शिलालेख से हमें प्राप्त होता है। उसके बाद गोसुंडी के शिलालेख को सर्वप्रथम डॉक्टर भंडारकर ने पढ़ा था, और वर्तमान में यह उदयपुर संग्रहालय के अंदर रखा गया है, और इसी लेख को है वो हाथीबड़ा शिलालेख के नाम से भी जाना जाता है साथियों। उसके बाद बात करते हैं बीजपुरिया यूप स्तंभ लेख के बारे में। बीजपुरिया यूप स्तंभ लेख के बारे में जयपुर रियासत के उनियारा ठिकाने के अंदर वर्तमान में जिसको टोंक के अंदर शामिल किया गया है वहाँ पे बीजपुरिया मंदिर के आंगन में प्राप्त हुआ था, और यह नगर प्राचीन मालव प्रांत के क्षेत्र में गिना जाता है, और इसमें यज्ञानुष्ठान का बोध होता है, परंतु यज्ञ विशेष नाम की जानकारी इसके अंदर प्राप्त नहीं होती है। उसके बाद में साथियों आगे हम बात करते हैं नादसा यूप स्तूप के बारे में। इसके बारे में हम जानकारी मिलेंगे अगले वीडियो में। तो चलिए साथियों आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, और कल एक नई वीडियो के साथ और एक नई जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।